जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। सो टुडे वी आर बैक विद अनदर वीडियो, और उस वीडियो जो है वो है किसके बारे में, वो है फिजिक्स का। दैट इज चैप्टर 12 ऑफ क्लास 10th NCERT, और वो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और हमेशा 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यह है। और इसके बाद हमारा एक और चैप्टर रह रहा है, मतलब 2 चैप्टर रह रहे हैं। एक तो रह रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट और एक रह रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद हमारी फिजिक्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स बायो। ठीक है, उसके बाद बायो में हमारी जून में पूरी, मतलब बायो मई एंड तक आई थिंक हमारी कवर हो जाएगी। उसके बाद हम जून से विल बी डूइंग पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी। ठीक है, तो जून में विल डू पॉलिटी प्लस ज्योग्राफी, जून जुलाई इतने पे तक आई थिंक विल बी कवरिंग पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो इससे आपका पूरा क्या हो जाएगा, जीएस आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कुछ नहीं होता, करंट टाइप का होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली कहते हैं जिसको हिंदी में। ठीक है, बिजली। और आपको पुराने चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी हम किसको लेते हैं, किलोवाट आवर, और वो किसके बराबर होती है, 3.6 इंटू 10⁻, कितना, जूल, -6 जूल। ठीक है, ये थी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सबसे पहले सर्किट एक क्लोज्ड कंपोनेंट होता है, क्लोज्ड कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। ठीक है, पास। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी किन से पास करती है, जो सिर्फ वो होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको मैं जो हाईलाइट कराऊंगा, यू हैव टू स्टडी दैट ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट तो बाद में आएगा, पहले आता है इलेक्ट्रिक सर्किट। रुको, क्या क्या पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है। कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, कंटिन्यूस और कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड पाथ होना चाहिए, और उसमें सारे के सारे कैसे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स होने चाहिए। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स क्यों होने चाहिए, क्योंकि मान लो ये है एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, ये याद रख लेना। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी ये मान लो आप, ये आपने रखा है लोहे की रॉड। ठीक है, तो इससे कितना चार्ज पास करेगा पर यूनिट टाइम में, यानी मान लो पर यूनिट टाइम आपका 1 सेकंड हो सकता है, तो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिक करंट इससे, कितना चार्ज इससे पास हो रहा है। ठीक है, कितना चार्ज इससे पास हो रहा है 1 सेकंड में, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की सबको पता है, एम्पियर। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट सवाल आया कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो कितनी होती है, एम्पियर होती है। ओके, तो ये याद रखना आपको। अब इसमें हाईलाइट कर देता हूं मैं जो आपको पढ़ना है। तो ये रहा, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। ओके, ठीक है, तो फिर से लिख देता हूं, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, क्यू होता है चार्ज, टी होता है टाइम, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। जो जो लिखा रहा हूं बस वो पढ़ना है। ठीक है, एम्पियर हो गया, और हाँ, और अब पढ़ना है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज यानी क्यू, तो होती है कूलम, COLO, कूलम। ठीक है, आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, व्हाट इज एमीटर।
एमीटर, ठीक है। तो एमीटर क्या करता है, एमीटर को हम सर्किट में लगाते हैं और कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। आगे आप दो टाइप के कनेक्शन पढ़ेंगे, वन इज सीरीज कनेक्शन एंड द अदर वन इज पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो जो सीरीज कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन में हम एमीटर को ज्वाइन करते हैं और ये क्या करता है, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो ये याद रख लेना कि एमीटर को हम कैसे लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, सीरीज में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज में लगाते हैं और एमीटर का क्या काम है, वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सर्किट में, ठीक है। बस ये याद रख लेना। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। तो मान लो ये है आपका एक बॉक्स, ठीक है। अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर को मूव करेंगे तो जो आपका करंट होगा, ठीक है, ये करंट है, करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है। हमेशा याद रखना, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। देखिए जो मैंने आपको बताया था, इसका I इज टू Q बाई T, ठीक है, ये याद रख लेना। फिर ये SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम होती है, ठीक है। और द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय यूनिट कॉल्ड एम्पियर, ठीक है, किसी साइंटिस्ट के नाम लगा था, ओके, ये याद रखना। और ये याद रखना 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, ठीक है। ये होता है माइक्रो एम्पियर, ओके। फिर एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर पढ़ा दिया मैंने आपको, करंट इन अ सर्किट में मेजर करता है और उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड, ठीक है। जितना हाईलाइट कर रहा हूँ सिर्फ उतना। अब न्यूमेरिकल टाइम, करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर का, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितना टाइम दे रखा है, 10 मिनट्स के लिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है। तो आई की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर और टाइम दे रखा है 10 मिनट, ठीक है। तो टाइम को हमेशा उसकी सेकंड वाली यूनिट लेनी है टाइम की, ठीक है। तो 10 मिनट यानी कितने सेकंड हो जाएंगे, 60 × 10 यानी 600, सॉरी वो बैक हो गया था, ठीक है। तो हमें आई की वैल्यू दे रखी है, करंट दे रखा 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है हमें 10 मिनट। जब भी हमें टाइम मिनट्स में दिया होगा ना, हमें उसको किसमें चेंज करना है, ऑलवेज इन सेकंड्स। तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड। अब हमें इसका क्या करना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q, तो I इज टू Q बाई T, तो Q की वैल्यू जाएगी I इंटू T यानी 0.5 इंटू 600 और इसका आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राई कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब ये फ्लो ऑफ चार्जेस को वैसे करने की जरूरत नहीं है। एक वो 11th क्लास में हम एक जो टर्म पढ़ते हैं दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वही बता रखा है, ठीक है, यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर फॉर सीडीएस, ओके, तो करने की जरूरत नहीं है इसको। अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मान लो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था यानी +1 एक चार्ज था, ठीक है। अब आपने उस चार्ज को आप ए तक लेकर आए, तो आपने उस चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क क्या होता है ना, उस वर्क को कहते हैं हम पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है द वर्क डन टू मूव a unit positive charge from one point to another, from one point to another, ठीक है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आपको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना नहीं है, ये भी नहीं पढ़ना, या ये पढ़ना आपको। We define the electric potential difference between 2 points in an electric current carrying some current as the work done to move a unit positive charge from one point to another, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसा आया देखिए, इसको पहले तो डिनोट किससे करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम
V से डिनोट करता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि कितना काम आपको करना है एक चार्ज को B पॉइंट से लेके A पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी W/Q होता है, उसको कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। V से इसको हम डिनोट करते हैं, V से इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। वोल्ट को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेना, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, ओके। देयरफॉर अब 1 वोल्ट की वो दे रखी है, 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1 जूल/1 कूलम। अब होता है, अब देखो करंट मेजर किससे करते हैं हम, एमीटर से। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस भी तो मेजर करेंगे ना किसी चीज से, तो उसको मेजर करने के लिए होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वोल्ट मीटर को हमेशा हम कैसे लगाते हैं, पैरेलल, ठीक है। जैसे हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं वो याद रख लेना, इनके ये पक्का याद रख लेना कि एमीटर को कैसे लगाते हैं और वोल्ट मीटर को कैसे, पेपर में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। ये याद रख लेना। द पोटेंशियल डिफरेंस is measured by means of an instrument called the voltmeter. The voltmeter is always connected in parallel across the point between which the potential difference is to be measured, ठीक है। अब ये न्यूमेरिकल है, वही सेम है, वैल्यू पुट करनी है आपको, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब नाउ सर्किट डायग्राम, ये ज़रूरी नहीं है, नॉट एट ऑल, ठीक है। बस ये देख लेना क्या क्या होते हैं, मतलब वैसे तो कभी काम के हैं नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल को आप हमेशा ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। जब आप ऐसे 2-3 डायग्राम एक साथ डिनोट कर देंगे तो एक बैटरी बना देगी, ठीक है। इसलिए बैटरी में से सेल से बड़ी होती है। ये होता है प्लग की, ठीक है। अगर इसके बीच में डॉट नहीं है तो ये ओपन है, इसके बीच में डॉट है तो ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये एक वायर का जॉइंट है, ओके, वायर का जॉइंट है। ये एक वायर है क्रॉसिंग, एक वायर दूसरे के ऊपर से दूसरे वायर के ऊपर से जा रही है विदाउट वो जॉइनिंग, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है। ये रजिस्टर होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा व्हाट इज रजिस्टर, ठीक है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। दिस इज एमीटर, जो मैंने आपको बताया, जो कि मेजर करता है क्या, करंट। और कैसा लगता है ये, सीरीज में। ये वोल्ट मीटर है जो कि क्या मेजर करता है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये कैसा लगता है, पैरेलल, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं हम। ओम्स लॉ ने कुछ नहीं कहा था, ओम्स लॉ ने कहा था कि जो किसी भी एक, जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है। तो इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो करंट के होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब कि जितना आप इसका करंट बढ़ाते जाओगे उतना ही इसका वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। और जितना ही आप इसका करंट कम करते जाओगे उतना ही उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। और इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि जितना आप इसका वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे उतना इसका करंट बढ़ेगा, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस घटाएंगे उतना करंट भी घटेगा, ठीक है। तो ये ओम साहब ने ये बताया था हमें, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। I के प्रोपोर्शनल है। अब मैंने आपको बताया साइंस में जब भी आपको प्रोपोर्शनल हटाना पड़ता है तो आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट क्या है, V इक्वल्स टू I R। और ये R क्या था, ये था रेजिस्टेंस, ठीक है। ये था रेजिस्टेंस। अब आगे हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तब तक हम इसको देखते हैं, ठीक है। पहले तो एक ये ग्राफ याद रख लेना, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ठीक है। ये जा रहा है, ठीक है। अब क्या पढ़ना है आपको मैं बता देता हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in an electric current is directly proportional to the करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। और इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये याद रख लेना, V इक्वल्स टू I R। अब इसमें बहुत ज्यादा वो आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और R क्या है, कांस्टेंट है फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मैंने आपको बता दिया कि R क्या है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस क्या करता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, ठीक है। मतलब क्या हुआ रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस आपको नाम से ही पता लग रहा है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। तो जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ना वो कम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है जब कोई कंडक्टर ना चार्ज का फ्लो को अपोज करे, ठीक है, मतलब कि चार्ज का फ्लो को होने ना दे, ठीक है। अब जो एक अच्छा कंडक्टर होगा
वो चार्ज के फ्लो को होने देगा तभी तो उससे करंट पास होगा। और जो इंसुलेटर होगा तो इंसुलेटर चार्ज के फ्लो को नहीं होने देगा, इसलिए वो एक अच्छा रेजिस्टेंस, मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल रबड़ है, ठीक है, तो रबड़ से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते ना, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। और दूसरी चीज, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, ठीक है, ओम ही होती है। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे लेटर से, ओम। ठीक है, इसको हम ऐसा बनाते हैं, तो ये है ऐसा यूनिट ओम है, रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम। ठीक है, अब ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये बस वही दे रखा आपको, करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। ये कैसा है, देखो पहले तो आपको पता ही है I इजिकल्स टू V बाई आर है, अगर तो जितना ज्यादा आप R बढ़ाओगे उतना कम I होगा, और जितना R घटाओगे उतना ज्यादा I होगा। ठीक है, भाई यही बता रखा है यहाँ पे। ये याद रख लेना कि कंपोनेंट होता है जो कि काम क्या आता है, रेगुलेट करने का करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें आप क्या करते हो, वैसे तो अगर नॉर्मल आप देखा जाए ना, तो नॉर्मल अगर आप करंट को चेंज करेंगे तो आपका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, लेकिन अगर आप वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो तब आप करंट को कितना भी चेंज करें आपका रेजिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब मैंने आपको बताया था, मैं आपको रियोस्टेट बताऊंगा। तो रियोस्टेट कुछ नहीं होता, एक डिवाइस होता है जो कि क्या काम करना आता है, रेजिस्टेंस का चेंज करने का काम आता है। ठीक है, रियोस्टेट। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ से हूँ। ये देखिए, कंडक्टर हैविंग सम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। ठीक है, और जो जितना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, हाई रेजिस्टेंस का मतलब है पुअर कंडक्टर। ठीक है, इसको याद रखना। अब हमें याद ये देखना है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, रेजिस्टेंस किस किस चीज में डिपेंड करता है। ये नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं आपको एक इक्वेशन बताने वाला हूं। देखिए, जो आर होता है ना रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यू विल से व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर, तो मान लो ये वायर है, तो ये जो जिसका ये इतना गोला है ना, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, और रेजिस्टेंस किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मिला देंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए के। अब मैंने क्या कहा आपको, एल अपॉन ए, प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट आता है, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रो होता है वो एक कांस्टेंट होता है और उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब करते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, तो कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर किस किस में डिपेंड करता है, लेंथ में, जो मैंने आपको बता दिया, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और थर्ड ऑन द नेचर ऑफ दिट्स मटेरियल, कैसा मटेरियल, कॉपर है, गोल्ड है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये देखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर क्या करा, प्रोपोर्शनल है यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट आता है, तो वो कांस्टेंट क्या आया, रो आया। तो वेयर रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी होती है। अब ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम, और रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, अब मेटल्स और अलॉयज की वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं लाइक रबर एंड ग्लासेस, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी हमेशा टेम्परेचर से वेरी करती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, रेजिस्टिविटी। अब जो कंडक्टर्स होते हैं, यानी जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर जो अलॉयज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, हमेशा लो रेजिस्टिविटी होगी।
क्यों? क्योंकि जब इनकी रेजिस्टिविटी लो होगी तभी इनका रेजिस्टेंस भी लो होगा, और अगर इनका रेजिस्टेंस लो होगा तभी ये करंट को पास करवा पाएंगे। और इन द सेम टाइम जो इंसुलेटर्स होते हैं, जो आपके नॉन मेटल्स हो गए, रबड़ हो गया, ठीक है, इनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है? हाई होती है। क्यों? क्योंकि जब इनकी रेजिस्टिविटी हाई रहेगी तभी इनका रेजिस्टेंस भी हाई रहेगा, और तभी ये इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देंगे, और इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बीच की लाइन जो पेपर में आती है। ठीक है, जो एलॉयज होते हैं ना, एलॉयज मैंने आपको उस टाइम बताया था जब एक या एक से ज्यादा मेटल या फिर नॉन मेटल मिक्स होते हैं। ठीक है, तो जो एलॉयज होते हैं ना वो ज्यादा जल्दी बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर में। ठीक है, और इसी की वजह से इनको हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं। ठीक है, और हीटिंग डिवाइस कौन कौन से हो गए? लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर्स एटसेट्रा। ठीक है, तो मैंने क्या देखा, जब भी आप घर में इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हो तो एक हीटर आता है ना कॉइल वाला, तो उसकी जो तारें लाल हो जाती है वो एलॉय से बनता है। ठीक है, एलॉय से क्यों बनता है? क्योंकि एलॉयज का जो है वो ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता हाई टेम्परेचर में, मतलब उनको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है तभी वो एलॉय ऑक्सीडाइज होंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर इनमें काम आता है। ठीक है, और टंगस्टन आपको पता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में बनाने में काम आता है। ठीक है, और वेरस कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टंगस्टन आपको याद रखना है किसमें आता है? फिलामेंट बनाने में काम आता है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट अनदर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या है? क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमें करंट पता करना है, इलेक्ट्रिक बल्ब निकालेगा जिसका पोटेंशियल है 220 वोल्ट और जिसका रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पता है, V इज टू आई आर। वी दे रखा है 220, आई हमें निकालना है, रो कितना है, मतलब आर कितना है 1200, तो 220 डिवाइडेड बाई 1200 कितना आ जाएगा? 0.18 एम्पियर, और यही है करंट। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन प्लीज न्यूमेरिकल कर लेना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक दो मार्क्स से तो न्यूमेरिकल से आ जाते हैं आपके पेपर में, ये भी कर लेना। ठीक है, ये भी कर लेना। ठीक है, अब एक आपको मैं चीज़ बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है। यू ऑल नो रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? रो एल बाई ए, यानी आप ए को जितना कम करेंगे आर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब पेपर में कैसा आता है कि मान लो पहले आपने एक वायर का रेजिस्टेंस दिया, उसका रेजिस्टेंस था आर। ठीक है, ठीक है, आपने एक क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्वेश्चन बनेगा कि वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। अब आपने उस सेम वायर की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्वाइस कर दिया, डबल, तो अब बताओ इसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपको पता है आर इजिकल्स टू रो एल बाई ए। ठीक है, ये तो तब था जब आपने उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ नहीं छेड़छाड़ करी। अब आपने उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ट्वाइस कर दिया, यानी आर इजिकल्स टू रो एल बाई 2a। ठीक है, तो अब इस 2 का आप आगे ले आइए, तो आर इजिकल्स टू 1/2 रो एल बाई ए, तो ये कितना हो गया? हाफ हो गया ना, तो देयरफॉर आर जो नया होगा आर डैश होगा वो r/2 के बराबर होगा। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये आपको याद देखना है। और ये PYQ भी था। ठीक है, एक तो अभी मैं बहुत जल्दी PYQ सीरीज लाने वाला हूँ, उसमें करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया आप रेजिस्टर्स को जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे एक R1 है, R2 है, R3 है, आपको इन तीनों रेजिस्टर्स को जोड़ना है। ठीक है, तो आप इनको दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक तो आता है सीरीज और एक आता है पैरेलल। ठीक है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ जॉइनिंग। ठीक है, इन विच 3 resistors having resistance R1 R2 are respectively are joined end to end are said to be connected in series। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें, जितना मैं बताऊंगा वही पढ़ना। देखिए जब भी आप रजिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, यानी जब भी आप सीरीज में जोड़ेंगे तो V इजिकल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा। ठीक है, और आपको पता है V इजिकल्स टू IR होता है, तो देयरफॉर
V1 किसके बराबर हो जाएगा, देखो करंट सेम होता है ना सीरीज में, हमेशा ये याद रखना जब भी आप सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट सेम होगा, करंट सेम होगा, ठीक है। तो V1 किसके बराबर हो जाएगा, I R1 के, V2 किसके बराबर हो जाएगा, I R2, और V3 किसके बराबर हो जाएगा, I R3, ठीक है। तो R1 R2 R3 हो गया। तो इससे अब आपको निकालना है V इक्वल्स टू क्या होता है, I R इक्वल्स टू ये, तो RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 R3। यानी अगर आपको दिया जाए कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस, R1 जिसकी वैल्यू है 2 ओम, R2 जिसकी वैल्यू है 3 ओम, और R3 जिसकी वैल्यू है 4 ओम, अगर इनको हम सीरीज में जोड़े तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 + 2 + 4 यानी 9 ओम, ठीक है, ये याद रखना। अब ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है, और उसमें कंडक्टर लगा दिया 4 ओम का, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या बोला है मैंने, अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 कितना है 20 ओम और R2 कितना है 4 ओम, तो टोटल कितना होगा 24 ओम, ठीक है। ये देखिए दे रखा ना, तो सीरीज में आपको बस ये करना है, ठीक है। ये कुछ नहीं करना आपको, बस ये याद रखना हमेशा कि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। और फिर इससे जुड़ती है, मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पैरेलल में देखिए सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है, पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम होगी, ठीक है, वोल्टेज हमेशा सेम होगी। तो ये देखिए ये हो गया, ठीक है, I इक्वल्स टू I1 I2 I3, और वी ऑल नो I किसके बराबर होता है, V अपॉन R के बराबर, ठीक है। और हमें पता है हमेशा कि पैरेलल में V हमेशा सेम होता है, तो I1 कितना हो जाएगा V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2, I3 V अपॉन R3, ठीक है। तो इससे टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा ये। तो जब भी पैरेलल रेजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि हमने 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल जोड़ा है जिसकी वैल्यू है R1 की 3 ओम, R2 की 2 ओम और R3 की 1 ओम। तो अब इन्होंने बोला अगर हमने इसको पैरेलल में जोड़ा तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, कुछ नहीं, आपको इनको रेसिप्रोकल करना है, यानी 3 है तो इसको 1/3, 2 है तो इसको 1/2 और 1 है तो 1/1, ठीक है, और ये 1/RT हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, ये ऑल नो 6, तो ये हो जाएगा 2 + 3 + 6 यानी 6 7 8 9 10 11/6, और R टोटल कितना हो जाएगा, फिर आपने इसको उल्टा कर देना 6/11 ओम, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे रखा है, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सपोज रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 को वैल्यू दे रही है 5 ओम 10 ओम एंड 30 ओम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट करके बैटरी ऑफ 12V, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना था करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, द टोटल करंट इन द सर्किट एंड द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, डायरेक्ट टोटल सर्किट रेजिस्टेंस में जाते हैं, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर सीरीज होता तो आप डायरेक्ट प्लस कर देते, लेकिन ये पैरेलल में तो 1/RP आप करेंगे, ठीक है। पहले वाली की 5 ओम थी तो उसको उल्टा कर दिया 1/5, दूसरे वाली की 10 थी तो उसको उल्टा कर दिया 1/10, तीसरे वाली की 30 थी तो उसको उल्टा कर दिया 1/30। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो जाएगा 6 + 3 + 1, तो ये जाएगा 6 7 8 9 10/30। इसको काटेंगे तो 1/RP कितना हो जाएगा 1/3, और फिर इसको आप वापस उल्टा कर देंगे तो RP कितना हो जाएगा 3 ओम। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। ये जरूर कर लेना प्लीज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम देखिए, जो हमारे होम होता है ना, होम हमारे घर में हमेशा कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन। वो क्यों होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए पैरेलल कनेक्शन इसलिए होता है ना क्योंकि क्लियर है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज हमेशा सेम होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप मान लो आपने एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर सबको पता है वोल्टेज बहुत ज़्यादा खींचता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए, और वहीं पर एक फ़ैन है,
उसको लो वोल्टेज चाहिए, बहुत कम लो वोल्टेज चाहिए, ठीक है। अब अगर आप घर में पैरेलल कनेक्शन ना लगा के सीरीज लगा दें तो सीरीज में क्या होता है, हमेशा करंट सेम होता है, करंट सेम होता है और वोल्टेज फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। तो अब आपके घर में क्या होगा कि कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा लग रही होगी, कहीं पे वोल्टेज कम लग रही होगी, और इसकी वजह से जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा कम होती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इससे हमारे घर में क्या लगाते हैं हम हमेशा पैरेलल, ठीक है, हमेशा हम क्या लगाते हैं पैरेलल। पैरेलल क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद वोल्टेज हो जाती है सेम, ठीक है, वोल्टेज सेम हो जाती है, फिर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ठीक है। वहीं अगर सीरीज में एक और नुकसान होता है, जैसे आपने घर में दिवाली के टाइम पे आप लड़ियां लगाते हो, ठीक है, लड़ियां क्या लगाते हो, तो उसमें लड़ियां में अगर एक खराब होगी तो बाकी सारी खराब हो जाती है। क्यों खराब हो जाती है वो, क्योंकि वो सब सीरीज में जुड़ी होती है, ठीक है। तो सीरीज में ये होता है अगर एक खराब होगा तो बाकी सारे खराब हो जाएंगे, लेकिन पैरेलल में अगर हम जोड़ दें तो अगर एक भी खराब होगा तो बाकी सारे खराब नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा एमसीबी में कभी भी आपके अगर आपने जैसे मान लो इलेक्ट्रिक हीटर लगाया और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ तो सिर्फ आपके वो हीटर वाली लाइन की एमसीबी डाउन हो जाएगी, बाकी पूरे घर की लाइट आती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पैरेलल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जो मैंने आपको समझाया वो यहीं पर है, ठीक है। वी हैव सीन दैट इन अ सीरीज जो सर्किट पे करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसलिए ठीक है, इसलिए जो बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर है वो सीरीज में नहीं लगा सकते बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली डिफरेंट वैल्यूज टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, ठीक है। और अनदर मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है सीरीज का, कि जब एक कंपोनेंट फेल होता है तो सर्किट ब्रोक हो जाता है और नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क, यानी कि लड़ी की एक खराब होगी तो सारी की सारी खराब। तो ये यही होता है, फेरी लाइट्स क्या होती है, लड़ी होती है, ठीक है, डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन फेस्टिवल, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो इसमें द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज, ठीक है। दिस इज हेल्पफुल पर्टिकुलरली व्हेन ईच गैजेट हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, ठीक है। क्यों, क्योंकि पैरेलल करंट हो जाए ना, वो पैरेलल सर्किट वो डिवाइड करता है करंट को इलेक्ट्रिकल गैजेट में, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट हमेशा देखेगा कि अगर अच्छा इलेक्ट्रिक हीटर को कम करंट चाहिए तो उसको कम करंट देगा, और अगर कभी ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा करंट देगा। इसलिए हमेशा हम होम में ये पीवाई किया कि होम में हम हमेशा पैरेलल सीरीज में ही रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, यानी पैरेलल सीरीज पैरेलल कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, हम घर में। अब मेन चीज़ आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और ये बहुत ज़्यादा वो है इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू से रिलेटेड, ठीक है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आप सबने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल फोन, ठीक है, आप बहुत टाइम तक फोन यूज करोगे, मैक्सिमम टाइम तक फोन यूज करो तो फोन अपने आप गर्म होने लग जाता है, ठीक है, हीट हो जाता है, हो जाता है। फिर आपने हीटर चलाया, वो क्या हो गया, गर्म हो गया, हीट देने लग गया। तो वो हीट क्यों देता है, वो करंट की वजह से देता है। क्यों, क्योंकि करंट एक टाइम के बाद ना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने लग जाता है, ठीक है। तो हम वही पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो मैं बताता हूं, ये इसका एक फॉर्मूला है P इजिकल्स टू वी आई, ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला। अब आप इससे दो तीन फॉर्मूला और बना सकते हो, ठीक है। अब P इजिकल्स टू वी आई आपको पता है क्या होता है, I इजिकल्स टू क्यू बाई टी, तो ये हो जाएगा V क्यू बाई टी, आप ये सकते हो, ठीक है। फिर P इजिकल्स टू वी आपको क्या पता है, V इजिकल्स टू आई आर, तो ये जाएगा आई स्क्वायर आर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सब वो, ठीक है। तो यही है, आपको दे रखा है कि ये P इजिकल्स टू वी बाई क्यू या ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ओके। और जब हीट एनर्जी की बात होती है तो H इजिकल्स टू वी आई टी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस इसको आपको याद रखना है, बस H इजिकल्स टू वी आई टी। अब आप V में आप कोई भी I की वैल्यू पुट कर दो, V इजिकल्स टू आई आर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये याद मत रखना कि ये कैसे निकला, क्यों निकला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, P इजिकल्स टू वी आई एंड H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब P इजिकल्स टू वी आई है, मान लो आपको उसने क्वेश्चन में P दे दिया, ठीक है, और V और I दे दिया, अब उसने कहा अब आप R निकालो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो R, क्यों, क्योंकि आपको पता है V इजिकल्स टू आई आर, तो आपको V और I दे रखा तो आप R इजीली निकाल सकते हो, तो ये होता है, ठीक है। तो बस आपको दो फॉर्मूला याद करने हैं, कौन से दो, एक तो P इजिकल्स टू वी आई एंड द अदर वन इज H इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और ये H इजिकल्स टू आर स्क्वायर आर टी को हम वो भी कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और ये हमारे जूल्स भाई साहब ने दिया था, तो पेपर में आया था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग किसके बेस्ड, किस साइंटिस्ट के नाम के बेस्ड है, तो वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बेस्ड है, ठीक है। तो ये वही न्यूमेरिकल है, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल चीजें कि कहां पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्रैक्टिकली यूज करते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे पीवाईक्यू जो आ रखा है, ओके।
तो मैं बताता हूँ, ये काम का नहीं है। सबसे पहले ये ठीक है, बल्ब देखा हुआ आप सबने, ये होता है बल्ब, इसमें होती है फिलामेंट्स। ठीक है, कभी भी बल्ब जब जल रहा हो ना, बहुत टाइम तक जल रहा है, उसको बंद करना, उसको हल्का सा छूना, वो क्या हो जाता है, गर्म हो रखा होता है। ठीक है, हीट होती है उसमें। ठीक है, वो हीट की होती है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे हो वो कितना हीट होता रहता है, हीट होता रहता है, तो वो कभी तो मेल्ट हो ही जाएगा। इसलिए जो हम बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो एक ऐसे मटीरियल से बनाते हैं जिसका बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट इन द सेंस कि जब उसको बहुत ज्यादा हीट देंगे वो तभी मेल्ट होगा, वरना नॉर्मल हीट से वो मेल्ट नहीं होगा। इसलिए जब आप बल्ब बहुत देर तक यूज करते हो तभी भी बल्ब खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो फिलामेंट होता है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मटीरियल से बना होता है। और वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटीरियल कौन सा होता है? और नन अदर देन आर टंगस्टन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज टंगस्टन का हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए टंगस्टन ज्यादा जल्दी मेल्ट इजीली नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई, जो बल्ब होता है ना उसको हम एक गैसेस से फिल करते हैं जो कि इनर्ट होती है। इनर्ट इन द सेंस जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और वो गैस कौन सी होती है? एक तो नाइट्रोजन होती है एंड द अदर वन इज आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन इनर्ट गैसेस होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं। और इनको हम क्यों लगते हैं? ताकि जो फिलामेंट है ना उसकी लाइफ स्पैन बढ़ी रहे। अब अगर इसके अंदर ऑक्सीजन भर देना तो फिलामेंट बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और खराब हो जाएगा। इसलिए हम फिलामेंट के अंदर ऐसी गैसेस भरते हैं जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, जिससे की वजह से फिलामेंट बहुत टाइम तक जिंदा रहता है, यानी बल्ब बहुत टाइम तक रहता है। ठीक है, तो पढ़ना क्या इसमें? ये पढ़ना है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, द फिलामेंट मस्ट रिटेन एज मच ऑफ हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड एमिट्स लाइट। ठीक है, तो लाइट जलाना होता है तो इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स। ठीक है, और दूसरी चीज, द फिलामेंट should be thermally isolated as much as possible using insulating support। ठीक है, तो बल्ब को हम किससे भर देते हैं? केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन से, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है, आप इसको बहुत जल्दी पढ़ लेना। ठीक है, अब दूसरा होता है अपने घर का इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज कुछ नहीं होता, उसके लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और तीसरा हाई रेजिस्टेंस होता है। तो अब आप सबने अपने घर में देखा होगा, ठीक है, आप सबने अपने घर में देखा होगा फ्यूज लगे होते हैं, एमसीबी होती है। ठीक है, तो जैसे कभी शॉर्ट सर्किट होता है एमसीबी अपने आप डाउन हो जाती है। ठीक है, वो क्यों होती है? आपके सर्किट को बचाने के लिए। तो ये है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, अनदर कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जूल हीटिंग इज द फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, वो प्रोटेक्ट कैसे करता है सर्किट को? अप्लायंस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और फ्यूज को हम हमेशा कैसे प्लेस करते हैं? सीरीज में करते हैं विद द डिवाइस। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज, अगर करंट लार्जर है देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट, तो टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेस और द दिस मेल्ट्स द फ्यूज वायर एंड ब्रेक्स द सर्किट। ठीक है, हो गया। और ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रख लेना क्या कि फ्यूज की एक लिमिटेड करंट वैल्यू होती है। जैसे करंट उससे ज्यादा आएगा इसका मतलब वोल्टेज बहुत ज्यादा हाई हो रही है, और जैसे उससे ज्यादा करंट आएगा ना तो जो फ्यूज होता है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके जैसे जल्दी मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब फ्यूज का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये पेपर में आ रखा है। ठीक है, कि फ्यूज हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है फ्यूज का। ठीक है, और वो ब्रेक कर देता है सर्किट को। ठीक है, ये याद रख लेना। और फ्यूज हमेशा कैसे लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, और किस किस से बनाया जाता है? कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल एंड ऑफ अ प्रूडेंट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा। ठीक है, बस इतना पढ़ना है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब लास्ट आता है इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको बता दिया, P इज टू वी इंटू आई, और P इज टू आई स्क्वायर आर कैसा है? V इज टू आई आर आता है, या फिर V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वाट जो अपने बल्ब में बढ़ते हैं। ठीक है, और 1 वाट किसके बराबर आता है? 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ये हो गया। ठीक है, किलोवाट भी आपको पता है, किलोवाट आवर।
1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। सॉरी मैंने आगे शायद से 10 टू द पावर -6 बता दिया था, लेकिन 10 टू द पावर 6 जूल है, ठीक है। और ये याद रखना, ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो मैं आपको बता चुका हूँ पीछे भी, ठीक है, पहले वाले चैप्टर में। तो ये है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट। ओके, तो बस इसमें इतना ही था, बाकी कुछ नहीं था। ये न्यूमेरिकल कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस तो ये चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है, ठीक है। अगर आपको ये हाईलाइटेड वाली पीडीएफ चाहिए कि इससे आपका इजी काम क्या हो जाएगा, एक तो आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद हाईलाइटेड वाले पीडीएफ पढ़ लेना, उसके बाद आपने नोट्स बना लेना, सिर्फ जितना मैंने पार्ट हाईलाइटेड किया सिर्फ उतना पढ़ना है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप किस में करना, आप टेलीग्राम में सर्च करना जर्नी टू IMA, ठीक है। और मेरा पर्सनल जो टेलीग्राम है वो है सौरभ बिष्ट 12, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।